हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी भी बोला जाता है, जिसको मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्रह्मांड जो है वो अनंत गैलेक्सियों का समूह है। ठीक है, गैलेक्सियों के अनंत समूह का जो सम्मिलित स्वरूप है वो क्या है? ब्रह्मांड है। तो उसके लिए हमें आकाशगंगा पढ़ते हैं। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी क्या है? देखो, ब्रह्मांड में अगर बात करें, आकाश गंगाओं की संख्या की बात करें तो 100 से लगभग 200 अरब के आसपास आकाश गंगाएं हैं। और जो प्रत्येक आकाश गंगा में तारे हैं वो लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे। देखो, अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो आकाश गंगा क्या है? तो यह एक असंख्य तारों का समूह क्या है? असंख्य तारों का समूह है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं। देखो, जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, उसे मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे, ठीक है, मंदाकिनी या उसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, दृश्य मेखला और दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। देखो, इसके नाम कई सारे होंगे। दुग्ध मेखला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंदाकिनी, ठीक है, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसको क्या क्या बोला जाता है? उसके नाम क्या है? मंदाकिनी, आकाशगंगा भी कहते हैं। दृश्य यो मेखला है, ठीक है, क्या नाम है इसका? मेखला या दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। हम बात करें आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, मेनली हम कुछ ही देखते हैं जो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, वो क्या क्या है। देखो, जो हमारी मंदाकिनी है वो सर्पिलाकार है। क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि जो आकाशगंगा है उसकी जो आकृति है वो कैसी है? सर्पिलाकार है। ठीक है, आकृति जो हो जाएगी अपनी सर्पिलाकार हो जाएगी। और लगभग इसका जो 80% भाग है उसको सर्पिलाकार माना जाता है। 80% भाग जो है वो सर्पिलाकार है। देखो, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। जो सभी तारे जो हैं वो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये आकाशगंगा का पॉइंट है। आकाशगंगा की क्या विशेषता है? कि जो सभी तारे हैं वो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इसके केंद्र से जो सूर्य की दूरी काफ़ी अधिक है। लगभग में हम 27,000 वर्ष प्रकाश मान सकते हैं। कितनी है? 27,000 प्रकाश वर्ष जो है इसके केंद्र से सूर्य की दूरी है, बहुत अधिक है। ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को टाइम लगता है वो लगता है 23 या 25 करोड़ वर्ष। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है। तो लगभग की अगर मैं बात करूं 23 या 25, ठीक है, 23 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं सूर्य को परिक्रमा करने में हमारी आकाशगंगा की। यह जो परिक्रमा की अवधि होती है उसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, कॉस्मिक ईयर, उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो हमारी आकाशगंगा से सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसको देवयानी या एंड्रोमीडा क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है कि हमारी आकाशगंगा से सबसे जो नज़दीक की आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है देवयानी या एंड्रोमीडा। ठीक है, देवयानी या एंड्रोमीडा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है उसको क्या बोला जाता है? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? ड्वार्फ मंदाकिनी, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, अगला अपना पॉइंट आता है निहारिका, जिसको बोला जाता है नेब्यूला। निहारिका की अगर मैं थोड़ा से बात बताऊं ना, ये एक तप्त गैस का बादल है। ठीक है, निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। देखो, अगर यह अगर हम इसकी थोड़ी सी और डीपली जाए ना तो क्या होता? यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। ठीक है, जो धूल एवं गैसों के बादलों से मिलकर बनता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, निहारिका के अंदर ही तारे का निर्माण होता है। जो तारे के निर्माण की जो अवस्था प्रारंभ हो जाता है वो निहारिका के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम निहारिका पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं नेब्यूला। तो क्या है? एक बहुत ही प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो किस किस से बना है? धूल एवं गैसों के बादलों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें निहारिका को सौरमंडल का जनक,
ठीक है। सौरमंडल का जनक किसको माना जाता है? निहारिका को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का जनक जो माना जाता है वो निहारिका को माना जाता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। जो तारों का जो जन्म होता है वो किस में होता है? सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दुर्लभ इस अवसरों को छोड़कर, ठीक है, अवसर है, ठीक है, कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर। दुर्लभ अवसर क्या होते हैं? देखो, जब तारा जिसमें न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, और श्याम बीवर यानी कि मृत, ये दोनों ही मृत तारे हैं। मृत तारे जब हम पढ़ते हैं ना, जब विस्फोट होता है तारों में, सुपरनोवा विस्फोट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तब हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ दुर्लभ अवसर हैं जो कभी कभी देखने को मिलेंगे। इनका जो निर्माण होगा वो निहारिका में नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा और श्याम बीवर ये दोनों ही मृत तारे हैं। देखो, निहारिका कैसे बन सकती है? निहारिका अलग अलग कारणों से बन सकती है। मेनली दो मुख्य कारण हैं इसके कैसे बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निहारिका, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब होती है तब बन सकती है निहारिका, ठीक है। दूसरा हमारे पॉइंट है, किसी विस्फोटक तारे से बनी सुपरनोवा, यानी कि सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। देखो, जब कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में जाता है तो उसमें विस्फोट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? एक विस्फोट होता है जिसको बोला जाता है सुपरनोवा विस्फोट। हम आगे इसकी डिटेल करेंगे तारे की, जब हम पूरा चैप्टर करेंगे एक तारे का अलग ही वीडियो लाएंगे। तो देखो, जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, यानी कि किसी विस्फोटक तारे से बनी सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उसको, उससे भी नेब्यूला का निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए व्याल और कर्क हैं। उदाहरण के लिए दो निहारिकाओं के नाम याद रखने हैं, व्याल और कर्क। तो निहारिकाओं का निर्माण दो कंडीशन से हो सकता है, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और दूसरा होता है किसी विस्फोटक तारे से बनी सुपरनोवा से विस्फोट, जो पदार्थ उत्सर्जित होगा उसके मलबे से, ठीक है, व्याल और कर्क है उसके जो अवशेष से। अब तीसरी अगर पॉइंट की बात करूं तो निहारिका की उत्पत्ति जो ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के जो मिश्रण से, दोनों से भी हो सकती है। यानी कि जो ब्रह्मांड के तो जन्म से, और जो विस्फोटक तारा है यानी कि जो सुपरनोवा विस्फोट है उसके दोनों से मिश्रण से हो सकती है। जिसकी उत्पत्ति नेब्यूला यानी कि निहारिका की उत्पत्ति। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो देखो, ये पढ़ते हैं हम क्वेसर या क्वासर। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो है आकाश गंगा से तो छोटे हैं, ठीक है, परंतु इनमें जो ना आकाश गंगा से बहुत अधिक ऊर्जा है, ठीक है। तो क्वेसर क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्वेसर या क्वासर क्या है? तो आकाश गंगा से छोटे पिंड हैं परंतु उससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं आकाश गंगा से। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास तारामंडल, जिसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल या नक्षत्र, ठीक है। तारामंडल बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। देखते हैं इससे कितने कितने क्वेश्चन आए हों, देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो, अब तक जो तारामंडल यानी कि नक्षत्र मंडलों की जो संख्या है वो 89 है, ठीक है। 89 की पहचान हो चुकी है। तो नक्षत्र मंडलों की संख्या कितनी है? 89। देखो, रात्रि में जो आसमान में एक निश्चित, इसकी थ्योरी भी आती है इसकी, यानी कि जो परिभाषा है वो भी आती है कि हम कैसे पहचान सकते हैं इसको। तो रात्रि में आसमान में एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसको बोला जाता है? रात्रि में जो आसमान में एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारे दिखाई देते हैं उसके समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र मंडल बोला जाता है। देखो, बिग बियर ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। बिग बियर कैसा ही एक ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है। परंतु अगर मैं बात करें ना, देखो, हमें जो दिखाई देता है बहुत आसानी से, जो पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है उसको बोला जाता है स्मॉल बियर। क्या बोला जाता है उसको? स्मॉल बियर। स्मॉल बियर बोला जाता है। यह 7 तारों का समूह है। वो दिखाई नहीं देते रात्रि में, 7 तारे जो दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या है ये? स्मॉल बियर है। उस नक्षत्र मंडल की जो नाम है उसका नाम है स्मॉल बियर। यह जो है 7 तारों का समूह है, ठीक है, 7 स्टार का समूह है, जो कि बिग बियर का ही भाग है, ठीक है। इसे सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है? 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। इस सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किस तारे की स्थिति को जान सकते हैं? ध्रुव तारे की। और ध्रुव तारा सब जानते हैं कि यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, ठीक है। ध्रुव तारा किस दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट अपने पास देखो, ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थल पर होता है,
ठीक है, और उत्तर दिशा को बताता है। ध्रुव तारे की अपनी ही रोशनी है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा जो होता है हमेशा एक ही स्थल पर रहता है और उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट तो आज का टॉपिक तो यहीं तक था। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।